Today we learn more about chapter number 5, Introduction to Operating System. Operating system का परिचय. Even though the CPU is very fast, it can basically do simple operations like adding two numbers, multiplying two numbers, etc. but not much more. Even simple operations like input of a number or output of a number or converting a string of characters to uppercase and uppercase or displaying an image on the screen must be built on top of these basic capabilities by writing a series of basic instructions. Also, the computer has a large number of peripheral devices like keyboard, mouse, monitor, hard disk, optical disk, printer and other removable devices. Operating these devices require executing a long and complex series of basic instructions. तो हमें पता है कि CPU बहुत फास्ट है, फिर भी वह बेसिकली दो संख्याओं को जोड़ना मीन्स एडिशन और दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जैसे सामान्य ऑपरेशन ही कर सकता है. इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता है. यहाँ तक कि संख्या को इनपुट या फिर आउटपुट करने के लिए, कैरेक्टरों को उच्च स्तर में बदलने के लिए या स्क्रीन पर इमेज को डिस्प्ले करने के लिए भी उसे ढेर सारी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है. कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, प्रिंटर और अन्य विस्थापित डिवाइसों जैसे संबंधित डिवाइस भी होते हैं. इन सभी डिवाइसों को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी लंबी और कॉम्प्लेक्स सूचनाओं का मीन्स इंस्ट्रक्शंस का संचालन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत आवश्यक है. A modern computer system has a variety of resources like the computer, memory, secondary storage, network, peripheral devices, etc. These are accessed by multiple programs running concurrently, sometimes on behalf of different users with different set of access rights. Clearly, there needs to be some authority that regulate the mediates access to these resource. तो जो मॉडर्न मीन्स आधुनिक जो कंप्यूटर है उनमें CPU, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, नेटवर्क संबंधित डिवाइसों जैसे बहुत सारे रिसोर्स होते हैं और हकीकत में ये सारे रिसोर्सों तक पहुंचने के लिए किसी अथॉरिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है. और कंप्यूटर विदाउट एनी kind of software for above operations is a practically unusable device because it may not even have the basic user interface to interact with the user. In order to provide a consistent experience to the user, there needs to be a common framework for the common human-computer interaction. To make the computer easier to use, such framework should also provide several types of abstractions and metaphors. A file system metaphor is one such example that has been discussed in detail later in this chapter. तो एक कंप्यूटर जिसमें आपको ऊपर दिखाए गए सारे ऑपरेशन करने वाले सॉफ्टवेयर उसमें नहीं होते हैं और वह व्यवहारिक रूप से अनुपयोगी मीन्स जो उपयोग में नहीं होते उसे क्या कहते हैं, अनयूजेबल, अनुपयोगी डिवाइसेस है, क्योंकि उसमें उपयोगकर्ता मीन्स यूज़र से संबंधित स्थापित करने वाला मूलभूत यूज़र इंटरफेस नहीं होता है. उपयोगकर्ता के पारस्परिक संबंध के लिए सामान्य फ्रेमवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है. कंप्यूटर का इजी तरीके से यूज़ करने के लिए ये प्रकार के फ्रेमवर्क और कुछ अनिवार्य संकल्पनाएं और उदाहरण तथा लक्षण रूपक भी प्रदान करता है, जिसका डिस्कशन हम आगे के चैप्टर में करेंगे. ओके. Thus, an operating system exists to satisfy all these needs because it controls the whole system. It is always the first program to be started when the computer system is turned on. तो ये प्रकार इन सभी आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि वह पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है. ओके. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है. कंप्यूटर सिस्टम शुरू करने के बाद मीन्स स्टार्ट करने के बाद ये सबसे पहला प्रोग्राम होता है. तो कंप्यूटर सिस्टम है वो स्टार्ट करने से सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. सो व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है.
An operating system is the controller, resource allocator and common services provider for a computer system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के लिए कंट्रोलर, रिसोर्स एलोकेटर और कॉमन सर्विस प्रोवाइडर है. लाइक गवर्नमेंट की तरह इट परफॉर्म्स दिस फंक्शंस टू एंश्योर स्मूथ एंड मोस्टली ट्रबल फ्री ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर. और सरकार की तरह मीन्स गवर्नमेंट की तरह ये कंप्यूटर के ट्रबल फ्री मीन्स संकट मुक्त ऑपरेशनों को सहज रूप से करने के लिए फंक्शनों को परफॉर्म करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर. When the computer is supplied power and turn on, the CPU takes control of the whole system. It initializes itself by bringing all its subcomponents in a known and ready-to-use state. Now it is like a vehicle whose ignition has been turned on and is ready to be driven. But where is the driver? Means the instruction to be executed by the CPU. The computer has a type of permanent memory called ROM. On personal computers, this is often called ROM. BIOS. The full form of BIOS is Basic Input Output System और simply BIOS. उसे short में कहते हैं BIOS. That contains an initial program. This initial program called POST. The full form of POST is Power on Self Test. Performs a basic check on all other components and peripheral devices in the computer and initialize them so they are ready for use. Hence, the next step in this sequence is to locate operating system on the attached storage devices. Select the one to be loaded in many memory. Load it and start executing it. Once the operating system starts its execution, it takes control of the entire computer system. This entire process is called booting the computer to a particular operating system. तो कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करते हैं उसकी यहाँ पर प्रोसेस दी है. तो प्रोसेस इस तरीके से, जैसे जब विद्युत प्रवाह देकर कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तब सीपीयू पूरी सिस्टम को अपने हाथ में कंट्रोल कर लेता है और वह उसके सारे जो सब कंपोनेंट्स होते हैं उनको जानी पहचानी और उसके यूज़ के लिए जो तैयार अवस्था के लिए अपने आप को सज्ज कर लेता है, अपने आप को रेडी कर लेता है. और अब वह एक व्हीकल की तरह होता है जिसमें दहन शुरू हो चुका है और वह दौड़ने के लिए अभी रेडी है. परंतु ड्राइवर व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए ड्राइवर ज़रूरी होता है. यहाँ ड्राइवर मीन्स कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसे ड्राइवर कहा जाता है. तो सीपीयू जो सूचनाएं देता है वो कहाँ पर है? तो कंप्यूटर में एक रोम कहलाती परमानेंट मेमोरी होती है. ओके, तो व्यक्तिगत कंप्यूटर में रोम को सामान्यतः BIOS उसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ओके, तो ये क्या है? इनिशियल प्रोग्राम है. और ये इनिशियल प्रोग्राम जिसे पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये कहते हैं. तो कंप्यूटर में रहे सभी कंपोनेंट्स और संबंधित डिवाइसों को बेसिक चेकअप को परफॉर्म ये करता है और उन्हें उपयोग के लिए तैयार भी करता है. और नेक्स्ट स्टेप इन कंप्यूटर इन ऑपरेटिंग सिस्टम को संलग्न स्टोरेज डिवाइसों पर स्थापित करना है. किसी एक को लोड करके उसका संचालन आपको करना है. जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपना संचालन शुरू करती है तो वह सारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और वह पूरी प्रक्रिया को किसी विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर को उसे बूटिंग करना कहते हैं. ओके, तो ये सिस्टम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रोसेस को बूटिंग. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. फंक्शंस क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम उसे शॉर्ट में कहते हैं OS. परफॉर्म्स डिफरेंट सेट ऑफ बेसिक फंक्शंस एज मेंशन्ड बिलो. फर्स्ट, प्रोवाइडिंग हार्डवेयर एक्सेस एज अ कॉमन सर्विस. कॉमन सर्विस के रूप में हार्डवेयर एक्सेस को प्रोवाइड करना. सेकेंड, कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग रिसोर्सेज इन द कंप्यूटर.
कंप्यूटर में जो रिसोर्स का कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग और सुपरवाइजिंग करना। थर्ड, हैंडलिंग मल्टीप्रोसेसर सिस्टम, मल्टीप्रोसेसर सिस्टमों को हैंडल करना उसे। स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम संचालन को स्टार्ट और स्टॉप करना। कंट्रोलिंग एक्सेस टू द मेमोरी, मेमोरी एक्सेस को कंट्रोल करना। सर्विंग मल्टीपल यूज़र्स एट द सेम टाइम, एक साथ जो कार्य करते मल्टीपल उपयोग करता है जो यूज़र्स है उनको सर्व करना। प्रोवाइड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग अदर कॉमन सर्विसेज, अदर सर्विसेज जो है जो कॉमन है वो यूज़र को प्रोवाइड करना। In this section we have described some common functions often performed by the operating system. So next topic is providing hardware access a common service. In the earliest day of computing, each computer program would come with a set of instructions to handle a fixed set of devices like printer, etc. If a new kind of printer was added to a computer, it became necessary to add the necessary instructions to handle the new printer to each and every program to be executed on the computer. With the rapid increase in the number of devices and device manufacturers as well as the number of programs to be run, this approach soon became infeasible. Thus, the operating system started providing a common services of handling the hardware devices. The code means instructions. The instructions to handle particular devices would be a part of the operating system, and the operating system would provide access to these devices to individual programs as a common service. When a new device came into use, the new instructions needed to operate it would only have to be added to a operating system, and thousands of individual programs were spared of any modification. तो ये यहाँ जो टॉपिक है कि कॉमन सर्विस के रूप में हार्डवेयर एक्सेस को प्रोवाइड करना, उसमें क्या है तो कंप्यूटर के जो शुरुआती दिन थे, जो पहले के दिन थे, अर्लीस्ट डे, उसमें प्रत्येक कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, जैसे कि प्रिंटर जैसे डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होती थी। और यदि एक नए प्रकार का प्रिंटर कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता था तो उस कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक प्रोग्राम के लिए उससे जुड़ी सूचनाओं का और संचालन करना पड़ता था। जैसे जैसे डिवाइसों और डिवाइस उत्पादनों की संख्या बढ़ती गई और प्रोग्राम भी बढ़ते गए, वैसे वैसे संचालन का कार्य मुश्किल होता गया और हार्डवेयर डिवाइसों को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टमों ने एक कॉमन सर्विस प्रदान की, उनको एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड की। और सूचनाएं विशिष्ट डिवाइसों को हैंडल कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग बन गया और ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिवाइसों को व्यक्तिगत प्रोग्रामों को सामान्य सेवा के रूप में प्रदान करने लगी। जब कोई नई डिवाइस उपयोग में ली गई तथा उसको ऑपरेट कराने के लिए नई सूचनाएं जोड़ी जाने लगी, तो इस प्रकार किसी परिवर्तन के लिए हजारों प्रोग्राम स्पेयर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग रिसोर्सेज इन द कंप्यूटर। तो हमने जो कंप्यूटर के सिस्टम के जो वर्क्स देखे, कार्य देखे, फंक्शंस देखे, तो अभी उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो उसमें सेकंड क्या था, कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग रिसोर्सेज इन द कंप्यूटर। Modern computers are far more powerful than their humble predecessor and have access to far greater amount of resources like processing power, main memory, storage, etc. As a result, they are now capable of running not just one program at a time, but many programs at a time. This ability is called multi-programming. तो जो आधुनिक कंप्यूटर थे, मॉडर्न कंप्यूटर थे, तो वो पहले के कंप्यूटरों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और प्रोसेसिंग पावर जैसे कि मेन मेमोरी, स्टोरेज जैसे रिसोर्सों से सज्ज थे। उसके परिणाम क्या हुआ कि वो एक समय में एक प्रोग्राम नहीं परंतु उसके साथ साथ एक ही समय में बहुत सारे प्रोग्राम को रन करने में भी सक्षम थे। मतलब कि एक टाइम पर एक प्रोग्राम नहीं चलाते थे, पर एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम पर वो चलाते थे और उसमें हम वर्क कर सकते थे। और कंप्यूटर की ये जो क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी
programming. This creates new issues as well. When only one program is running at a time, it has full access to all the resources and there is no harm in it. But what happens when many programs are running at a time and two programs start printing to the same printer at the same time or start writing to the same location of the same storage medium at the same time? Obviously, access to common resources must be controlled in such an environment. The operating system plays the crucial role of resources controller, regulator and supervisor for all hardware resources. तो इसे क्या वो मल्टी जो प्रोग्रामिंग थी उससे क्या होता था, नए किस्से बनते थे, नए इश्यूज़ बनते थे. जब हर समय में एक ही प्रोग्राम चल रहा हो उस समय उसे सभी रिसोर्सों का सपोर्ट होता है और उसमें कोई नुकसान भी नहीं होता है. परंतु जो एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हो और एक ही प्रिंटर पर एक साथ दो प्रिंट हो या फिर एक ही स्टोरेज मीडियम पर एक ही लोकेशन पर लिखना शुरू करे तो फिर क्या होगा. तो असल में उस समय सामान्य रिसोर्सों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स कंट्रोलर, रेगुलेटर और सुपरवाइज़र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे. नेक्स्ट टॉपिक इज हैंडलिंग मल्टीप्रोसेसर सिस्टम. A computer system may have more than one CPU, means processor as well. A computer system having more than one processor is known as multiprocessor system. Operating system for such multiprocessor system are considerably more complex than those designed only for single processor system. Managing which processor to be used for execution is also job of operating system. तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टमों की हैंडलिंग करना सीखेंगे. तो कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज़्यादा सीपीयू हो सकते हैं. यदि कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो तो उनको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहा जाता है. ओके, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम किसे कहा जाता है? कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो तो उसको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहा जाता है. और कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मोर देन वन प्रोसेसर इज़ नोन एज अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. और मल्टी प्रोसेसर सिस्टमों को ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टमों से ज़्यादा जटिल होती थी. किस प्रोसेसर के लिए किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ किया जाए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है. नेक्स्ट इज स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट, initially it runs only the operating system. The operating system takes complete control of the computer system. It also runs a special program called the shell. The shell provides the user a user interface. The short form of user interface is UI. User interface to work with. The user interface allows the user to indicate what they want to do. It accepts requests for performing operations from the user. Means this request may be in the form of typing a command or clicking with a mouse or touching on a touch panel, etc. and initiates actions to fulfill those requests. If it is required to start a program to fulfill a request, it requests the operating system to do so. As the operating system has full control over the system, only the operating system can start or stop प्रोग्राम्स. तो प्रोग्राम संचालन को शुरू करना और उसे रोकना. तो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को कंट्रोल करती है और वह उसमें शेल नाम का एक विशेष प्रोग्राम भी होता है. शेल यूज़र को वर्क करने के लिए एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है. यूज़र इंटरफेस यूज़र से वह क्या करना चाहते हैं ये जानना चाहते हैं और वह यूज़र से ऑपरेशन परफॉर्म करने के रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करती है और उन रिक्वेस्ट को पूरा करने की कार्यवाही भी ऑपरेटिंग सिस्टम करती है. और अगर उसे रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए प्रोग्राम शुरू करना आवश्यक लगता है, मीन्स इम्पोर्टेंट लगता है, तो वो ऐसा करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भी करता है. जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरी सिस्टम पर कंट्रोल करता है और केवल ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोग्राम चालू या बंद कर सकती है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंट्रोलिंग एक्सेस टू द मेमोरी. मेमोरी एक्सेस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं.
The main memory is an important resource for the computer system because it is the only large scale form of memory that can match the speed of the CPU and can be directly accessed by the CPU. Any program to be run must be loaded into any non-trivial data set to be manipulated must also be in main memory for the manipulation of occur. Hence, it is very important that this resource be used judiciously. As a result, access to the main memory is also under complete control of operating system. Just like access to other resources, a process needing to get or release some amount of main memory must request the operating system to do so, and no process is permitted to access memory not allocated it by the operating system. This is known as memory protection. कंप्यूटर सिस्टम के लिए मेन मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है बिकॉज वो मेमोरी का एकमात्र लार्ज स्केल स्वरूप होता है जो सीपीयू की स्पीड को मैच कर सकता है और जिसे सीधा सीपीयू से एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी रन किया जाने वाला प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होना चाहिए। मैनिपुलेट की जाने वाली प्रत्येक छोटी या बड़ी डेटा मैनिपुलेशन से पहले मेन मेमोरी में लोड होनी चाहिए। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन रिसोर्सों का यूज़ इंटेलिजेंस में बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। को मेन मेमोरी की ओर एक्सेस करना भी अन्य रिसोर्स की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में होता है। ज़्यादा करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किसी भी प्रोसेस को उसे एलोकेट न की गई मेमोरी को एक्सेस करने की अनुमति नहीं दी जाती है, परमिशन नहीं दी जाती है। इसे मेमोरी प्रोटेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट इज सर्विंग मल्टीपल यूजर्स एट अ सेम टाइम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम में बी at a time a single user system or by several users simultaneously a multi-user system. With a multi-user operating system, it is actually possible to run the program of many users on a single computer, usually called server, with each user performing input and output through their terminal that may have keyboard, mouse and monitor. This is useful when all users are provided with a powerful computers they need due to the cost factor, and single powerful computer must be shared among them. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ एक समय पर एक ही यूज़र द्वारा या एक ही समय पर कई यूज़र्स द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। एक तो फिर क्या होता है, एक ही यूज़र यूज़ करता है या तो फिर मल्टीपल यूज़र मीन्स एक से ज़्यादा यूज़र उसे यूज़ करते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से बहुत सारे यूज़र्स के प्रोग्रामों को सिंगल कंप्यूटर पर रन करना संभव है, जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं, सर्वर। टर्मिनल द्वारा इनपुट या फिर आउटपुट परफॉर्म करते प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर होता है। ओके, सबके पास क्या होता है, जितने भी यूज़र्स होते हैं उनके पास कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। ये तब उपयोगी होता है जब सारे यूज़र्स को उनकी इच्छा अनुसार पावरफुल कंप्यूटर उपलब्ध नहीं होता है और उनकी कीमत के कारण यूज़र्स के बीच एक ही पावरफुल कंप्यूटर शेयर किया जाता है। A multi-user system also provides additional benefits to central. Sometimes a computer system in a faraway corner of the world can be accessed remotely by users over the internet. This enables traveling employees of large organizations to access their computer from anywhere in the world for doing their work. It also enables the technical support staff of the organization to access computers in different offices and diagnose and solve their problems without wasting time on physical travel.
Some companies even provide their employees the option to work from their home. तो मल्टी यूज़र सिस्टम हमें बहुत सेंट्रलाइज व्यवस्थापन और रिसोर्स कैरिंग की सुविधाएं भी वो हमें प्रोवाइड कराती है। और कई बार कंप्यूटर सिस्टम दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट द्वारा रिमोट से एक्सेस किया जा सकता है और ये बड़ी बड़ी संस्थाओं के यात्रा करते कर्मचारियों मीन्स एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत यूजेबल है, उपयोगी है और वे एक ही जगह पर बैठकर कंप्यूटर पर इंटरनेट से अपना वर्क करते हैं। वह संस्थानों के स्टाफ के लिए भी टेक्निकल सपोर्ट है। बहुत सारे अलग अलग कार्यालयों मीन्स ऑफिस में प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन की यात्रा में समय और पैसे भी बर्बाद किए बिना आसानी से हो सकता है और बहुत सारी कंपनी से उनको घर बैठे बैठे भी कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है। वैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी अलग अलग जो कंपनी होती है वो भी वर्क करने की परमिशन देती है। नेक्स्ट टॉपिक, providing security. When multiple users are accessing the same computer system, the operating system must provide some level of isolation to disturb the work of another users. At the same time, where users are collaborating on a joint project, they must be able to share some resources. Hence, the operating system must providing a security mechanism that ensures that all authorized users of a resource are permitted, while all attempts at unauthorized use are strictly denied. Modern operating systems are designed to providing such security. तो यहाँ जब मल्टीपल यूज़र्स एक ही कंप्यूटर सिस्टम पर कार्यरत हो तब ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करने के स्तर में प्रदान करती है ताकि एक यूज़र दूसरे यूज़र्स को डिस्टर्ब न कर सके। साथ ही साथ जब यूज़र्स संयुक्त प्रोजेक्ट में ज्वाइनिंग एक साथ मिलकर जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, संयुक्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो उन्हें कुछ रिसोर्स शेयर करने पड़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सारे जो ऑथोराइज्ड यूज़र्स होते हैं उनको सिक्योरिटी मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती है और किसी भी प्रकार के अनऑथोराइज्ड यूज़र्स होते हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं करने देती है। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी सुविधाएं जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, वो प्रोवाइड करती है। With the heavy use of computer network and the internet, it is also possible to access and use a computer system remotely, possible from thousands of kilometers away. While this facility is a boon for organizations having multiple offices around the world or for employees like sales personnel and managers who have to travel a lot and still need to access their office computer, it can also be misused for gaining unauthorized access to someone's computer. Modern operating system provides some basic mechanisms to protect against such hazards, though they may not be sufficient by themselves. तो कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के बहुत सारे मीन्स हैवी यूज़ के कारण कंप्यूटर सिस्टम को रिमोट से एक्सेस करना संभव है और हज़ारों किलोमीटर दूर से भी उसे हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो व्यवस्था है उन संस्थाओं के लिए आशीर्वाद रूप है जिनकी पूरे विश्व में कार्यालय और शाखाएं हैं, या सेल्स पर्सन्स या मैनेजरों के लिए जिन्हें अपने कारोबार के लिए एक बार यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि वे ये सभी कार्य ऑफिस कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। इसका दुरुपयोग किसी के कंप्यूटर पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस करके हो सकता है और मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टमों में इन परेशानियों से बचने के लिए कुछ मूलभूत व्यवस्था होती है, परंतु फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। ओके, फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोवाइडिंग अदर कॉमन सर्विसेज। Apart from these functionalities, operating system also provide many common services to make the operation of the computer system easier. Many of these services remain hidden from the user because they are used by the other programs in the computer and not by the human user directly. Operating system also often come with some opinion programs that are small and simple and yet useful to most users of the computer.
This include a utility to explore the information stored on the computer, a basic text editor, a calculator, programs to view and edit images, programs to play audio and video, a web browser for surfing the internet, etc. All the operating system except for the embedded system must also provide at least one shell program to allow the user to interact with the computer system. Through these are not essential part of an operating system. Most operating systems come with some such utilities as an added bonus. Some operating systems, especially the free ones, come with a comprehensive set of software ready for daily use in different usage scenarios like homes, educational institutes and offices. तो ये सारी फंक्शनों के अलावा कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशनों को ज़्यादा इजी बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे अन्य जो बेसिक सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड करती है और इनमें से बहुत सारी सेवा यूज़र से छिपी रहती है बिकॉज उनका यूज़ कंप्यूटर द्वारा अन्य प्रोग्रामों में होता है, न कि सीधे मानव उपयोगकर्ता के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रोग्राम भी होते हैं जो छोटे और सिंगल होते हैं, परंतु फिर भी अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर में स्टोर की गई जानकारी को एक्सप्लोर करने की, मूलभूत टेक्स्ट एडिटर, कैलकुलेटर, प्रोग्राम व्यू करने की जैसे वेब ब्राउज़र इसके लिए होता है। एम्बेडेड सिस्टमों के अलावा कि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम कम से कम एक शेल प्रोग्राम भी प्रदान करती है, हमें प्रोवाइड करती है, जो यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करने की परमिशन भी प्रोवाइड करती है। हालांकि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भाग नहीं है, परंतु फिर भी बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टमों में ये उपयोगिता बोनस के रूप में होती है। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें अधिकांश फ्री है, उन सॉफ्टवेयरों को व्यापक सेट जैसे कि घर, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ऑफिस में हमारे रेगुलर जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें अलग अलग रूप से उपयोगी है। तो यहाँ पर हमारे जो थे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, उनकी डिटेल यहाँ पर कंप्लीट होती है और यहाँ पर अपना पार्ट 1 भी कंप्लीट होता है और पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और सुनना है।